योगेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर योगेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक लड़की को अपने साथ चलते देखा। योगेश ने पूछा तो उसने बताया कि वे हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण प्रॉब्लम में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहाँ से योगेश के घर का रास्ता निकलता था। योगेश ने उससे कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर पहुंचाकर ही आगे बढ़ूंगा। उस लड़की ने बताया कि वो इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम करण सिंह है। उस लड़की ने योगेश से पूछा, क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? योगेश ने कहा, हाँ खेलता हूँ। उस लड़की ने बताया कि वो उसे टूर्नामेंट में खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ छुटपुट आबादी। कुछ घर तो अभी बन ही रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। बात करते करते कब वो दोनों रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से योगेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वो चली जाएगी। योगेश ने उससे कहा, मैं तुम्हें घर तक पहुंचाकर ही आगे बढ़ूंगा। लेकिन उसने कहा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंततः योगेश ने कहा, चलो ठीक है, तुम घर पहुंचने के बाद आवाज़ देना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ दी और योगेश अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद योगेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे उस लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि करण सिंह जी का घर कौन सा है। दुकानदार ने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया, गेट के पास जो टहल रहे हैं वही करण सिंह हैं। योगेश उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल। वे योगेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। योगेश ने कहा, अंकल 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेनू मेरे साथ आई थी, अब वो कैसी है? करण सिंह योगेश की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। वो अभी ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। करण सिंह ने बताया कि वो उसकी छोटी बेटी कविता है। योगेश ने पूछा, रेनू कहाँ है? इस पर करण सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ रेनू की तस्वीर लगी हुई थी जिस पर माला पहनाई हुई थी। योगेश चौंका। इसके बाद करण सिंह ने बताया, 2 महीने पहले की बात है। रेनू ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आ रही थी। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेनू ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वो रेलवे लाइन पर दौड़ गई और उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे कटकर वो मर गई। कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गईं। फिर थोड़ा शांत होकर बोले, रेनू बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज़ थी। अच्छा बताओ, वो तुमसे मिली तो उदास तो नहीं लग रही थी ना? योगेश ने कहा, वह सामान्य छात्रा की तरह ही बात कर रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि। योगेश बोलते बोलते उठा और बोला, अच्छा अंकल चलता हूँ। करण सिंह ने कहा, ठीक है बेटे, आते रहना। योगेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने रेनू का चेहरा नाच रहा था। तो ये थी आज की पहली स्टोरी, रेलवे लाइन पर।
आज की दूसरी स्टोरी है अपनी मौत की भविष्यवाणी। दोस्तों, भारत देश विचित्रताओं का देश है। यहाँ पर एक सामान्य इंसान से लेकर बड़े बड़े व्यापारी भी ज्योतिष के सहारे आगे बढ़ते हैं। क्या ज्योतिष विज्ञान से इंसान अपने भविष्य को देख सकता है? इसका उत्तर तो वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया हो। हम जिस चीज़ को जब तक खुद अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ हमें मिथ्या ही लगती है। जैसे किसी इंसान की नौकरी नहीं लग रही हो और वो किसी ज्योतिष के कहने पर अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करता है और संयोगवश उसकी नौकरी लग जाए, तो वो इंसान ज़िंदगी भर इसे ज्योतिष का ही चमत्कार समझेगा। जिसने इसका अनुभव नहीं किया हो वो इसे बकवास मान सकते हैं। लेकिन आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो ना किसी ज्योतिष का है और ना किसी संयोग का। ये किस्सा है एक लड़की के बारे में जिसने अपनी ही मौत की 7 साल पहले भविष्यवाणी कर दी। आखिर कैसे? आइए जानते हैं। उस लड़की का नाम रंभा था और वो बचपन से बहुत होशियार थी। रंभा ने अपने पिता को 1 नवंबर 1995 को महज 14 साल की उम्र में एक कविता गिफ्ट में दी थी और यही कविता हमारी इस कहानी का रहस्य है। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस कविता में जो भविष्य की सच्चाइयों को बयान कर रहा था और जो उसकी ज़िंदगी का आखिरी सच बन गया। उस कविता में रंभा ने लिखा था, एक निर्जीव शरीर पड़ा मेरा, जिससे बंधी थी मैं अनोखे धागों से। एक लगाव सा था क्योंकि वो मेरा शरीर था। तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए। झूम उठी मैं अपनी आज़ादी से। मैं उड़ी, मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी, एक नज़र देख तो लूं मेरी ख़त्म होती ज़िंदगी। मेरा शरीर जो छलनी पड़ा था खून में लथपथ। यादें 21 साल की, विदाई इस शरीर की। सारी बह गई इस मन से, लेकिन आज मैं उठी और उड़ चली, पीछे छोड़कर अपनों की सिसकियाँ। मैं उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर। मैं बहुत अकेली थी पर मैं थी खुश। आंखों में लिए सपना एक नए जहां का। रंभा ने अपनी ज़िंदगी में केवल यही कविता लिखी थी। हालांकि उसे डांस और पेंटिंग का भी काफ़ी शौक़ था। रंभा अपने पापा और अपनी एक सहेली मानसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। धीरे धीरे रंभा 21 साल की हो गई। उसके पिताजी उसकी उसी कविता के बारे में सोचकर हमेशा फिक्र करते रहते थे। एक दिन रंभा देर रात तक घर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी बहुत घबरा गए। कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। 19 नवंबर 2001 को रंभा की ज़िंदगी में वही मोड़ आ गया। उसके हाथों से लिखी वही कविता, वही आखिरी सच। उसकी गाड़ी उस रात अंधेरे में भटकने से खाई में जा गिरी और वो उन्हीं कविता के पन्नों के ज़रिए अपने नए घर में पहुंच गई। उसके पिताजी को फ़ोन के ज़रिए रंभा की मौत की खबर मिली और जिसका उन्हें डर था
वही मंज़र आज उनके सामने खड़ा था। उसके पिताजी से मीडिया वालों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये सारा सच बताया और कहा, मैं भी एक दिन उसके नए घर में जाकर उसके साथ कुछ पल बिताऊंगा। कविता लिखते वक्त क्या रंभा जानती थी कि वो मरने वाली है, या किसी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मौत की तारीख लिख दी थी? और हुआ भी बिल्कुल वैसा जैसा उसने 7 साल पहले अपनी कविता में लिखा था। इस तरह के सवालों के आगे कोई विज्ञान या कोई लॉजिक काम नहीं करता और हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो हमसे ज़्यादा जानती है और वो बराबर हमें चेतावनी भी देती है, बस हम उन इशारों को समझ ही नहीं पाते। तो ये थी आज की स्टोरीज़। फैसला आप खुद कीजिएगा कि वो कौन होगा।